नमस्कार। आपने कई बार देखा होगा जब बाढ़ आती है तो नदी किनारे झाड़ में बंदर, सांप, बिच्छू सभी एक साथ आ जाते हैं। कुछ ऐसे ही हालात इन दिनों भारत की विपक्षी पार्टियों के हैं। दावा किया जा रहा है कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो सब एकजुट होकर मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इसके लिए आंकड़े दिए जा रहे हैं। 45% वोट मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में और बाकी 55% अन्य दलों को या निर्दलीयों को मिला था। दावा किया जा रहा है कि यदि सब एकजुट हो जाएं तो यही 55% वोट मोदी को हराने के लिए काफी होंगे। दरअसल ये फार्मूला दिया है भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे बेरोजगार राज्यपाल सतपाल मलिक ने। उन्होंने फार्मूला दिया है 1:1, यानी भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के विरुद्ध विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए। इसी फार्मूले को आगे बढ़ा रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मिलने गए। वही ममता बनर्जी जिन्होंने कभी सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार को गद्दार कहा था। इन दिनों नीतीश कुमार सोशल मीडिया में पलटू राम वाली इमेज के नाम से ट्रोल किए जा रहे हैं। उन्होंने जहां अपनी विश्वसनीयता खो दी है, उनका आने वाला भविष्य जहां अंधकारमय दिख रहा है, वो किसी भी हालत में किसी भी हद तक जाकर विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। इससे यह बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि 1977 में इंदिरा गांधी और 1989 में राजीव गांधी के विरुद्ध जिस तरह से विपक्ष एकजुट हुआ था और अपने संयुक्त दलों की सरकारें बनाई थी, क्या वो फार्मूला 2024 में एक बार फिर से कामयाब होगा? इसे समझने के लिए मैं आगे कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ। 46 साल पहले 1977 में देश में इमरजेंसी लगे 19 महीने हो गए थे। अचानक इंदिरा गांधी को अपनी गलती का एहसास हुआ और लोगों के गुस्से और दबाव में उन्होंने 18 जनवरी को अचानक लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया और इसके 5 दिनों के अंदर यानी 23 जनवरी 1977 को 10 विपक्षी दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम रखा था जनता पार्टी। विचारधारा से अलग होने के बावजूद ये सभी पार्टियां स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के कहने पर एकजुट हुई थी। इन दलों का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना। इसके लिए सभी विपक्षी दल एक हो गए और उन्होंने हर सीट पर इंदिरा गांधी के उम्मीदवार के खिलाफ अपना एक उम्मीदवार उतारा। शुरुआत में 5 दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। इसमें जनता मोर्चा, भारतीय लोक दल, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भारतीय जनसंघ शामिल थी। बाद में जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में इंदिरा गांधी को हराने के लिए वहां की क्षेत्रीय पार्टियों से भी गठबंधन किया या उन्हें समर्थन दिया। पंजाब में जनता पार्टी ने अकाली दल के साथ गठबंधन किया और बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ। इसी तरह दक्षिण भारत में कई राज्यों में भी जनता पार्टी ने वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ तालमेल बैठाकर चुनाव लड़ा। परिणाम यह हुआ कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को 200 से भी कम सीटें मिली। हालात बदले और पुरानी जनसंघ एक बार फिर नए स्वरूप में 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी। 85 के चुनाव में जिस पार्टी के पास महज 2 सीटें थी, 1989 में भारतीय जनता पार्टी चमत्कारिक रूप से कांग्रेस का विकल्प बनकर सामने आई। 1989 में ही केंद्र में सरकार बनाने के लिए एक अलग फ्रंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया नेशनल फ्रंट, जिसके अध्यक्ष थे एन.टी. रामाराव और संयोजक बनाए गए वीपी सिंह। यहाँ से भारत की राजनीति को एक नई दशा और दिशा मिलने लगी। नेशनल फ्रंट वैसे तो मुख्य रूप से जनता दल और भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ आने से बना था। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, तमिलनाडु में डीएमके और असम में असम गण परिषद ने नेशनल फ्रंट का नेतृत्व किया। नेशनल फ्रंट को लेफ्ट फ्रंट का भी समर्थन प्राप्त था। वामपंथी नेता पी उपेंद्र इस फ्रंट के महासचिव थे। परिणाम यह हुआ कि 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की करारी हार हुई। उन्हें केवल 197 सीटें मिली, जबकि वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल ने 143 सीटें जीती। नेशनल फ्रंट की बाकी पार्टियां तो कुछ कमाल नहीं कर सकी, पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों से सीधे 85 सीटों की लंबी छलांग लगाई। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 39.5 था, वहीं यूनाइटेड फ्रंट का लगभग 24% और भाजपा का वोट प्रतिशत 11.4 था। हालांकि बाकी दलों के समर्थन से नेशनल फ्रंट सरकार बनाने में सफल रही। 34 साल पुरानी विपक्ष की इस मजबूत एकजुटता की परिणति ये रही कि नेशनल फ्रंट की ओर से वीपी सिंह देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल नहीं थी, बाहर से समर्थन दिया गया। तब उप प्रधानमंत्री बनाए गए चौधरी देवीलाल। 77 और 89 के इस 2 पुराने उदाहरण को सामने रखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ममता बनर्जी सरीखे नेता
होगा। एक नया ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन इनके सामने जो चुनौतियां हैं उसे भी गौर करना होगा। फिलहाल विपक्ष के पास यह बताने के लिए कोई उत्तर नहीं है कि उनकी उस एकजुटता का सर्वमान्य नेता कौन होगा। इसके अलावा चुनौतियां अभी और भी हैं। सर्वमान्य नेता के अलावा क्षेत्रीय दल ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सीटें चाहेंगे। यूपी और बिहार में जिस तरह से क्षेत्रीय दल हावी है, वही हालात दक्षिण में भी है। ऐसे में पहले ही सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी को लेकर मारकाट मचना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं और 7 में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। क्या खुद को ईमानदार बताने वाली आम आदमी पार्टी ये 7 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ेगी, या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए सीटों पर समझौता करेगी? ऐसे हालात में जिन्हें देश की राजनीति की थोड़ी भी समझ है और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तासीर को समझते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये विपक्षी एकता किस कदर पहले ही बेमानी साबित हो सकती है। फिलहाल जब देश में लोकसभा चुनाव के लिए 1 साल से भी कम का समय बाकी है और तमाम न्यूज एजेंसियां और स्थानीय एजेंसियां जिस तरह के सर्वे कर रही है, ऐसा लगता है कि 2024 में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा है। उत्साह से लबरेज भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 2024 के लिए फिलहाल नो वैकेंसी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राजनीति की सुचिता के लिए हम लगातार राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक तमाम विषयों से जुड़ी हुई नई नई जानकारियों से आपको अपडेट करते रहते हैं। हम चाहेंगे कि आप लगातार हमारे साथ बने रहें। लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।